तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में सबसे जो पहला है डेट इज स्टूडेंट, और स्टूडेंट को हम कहते हैं जी एजुकेट, जो स्टूडेंट है ये तालीम के अनासर में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तालीमी सरगर्मियों, तमाम तालीमी सरगर्मियों का जो महवर और मरकज होता है वो क्या, कौन होता है जी, वो स्टूडेंट होता है। तो तालीम हासिल कर, जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिनको हम एजुकेट करते हैं, उनको हम स्टूडेंट कहते हैं। ये एजुकेशन जो प्रोसेस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेसिक और बुनियादी जो एलिमेंट है वो होता है। इसी की स्टूडेंट्स की ही जो नशोनुमा है या स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग है, जो उसकी तरबियत है, इसी तरबियत के लिए हम पूरे का पूरा एक सिस्टम डेवलप करते हैं। जिस सिस्टम में हम स्कूल्स बनाते हैं, जिस सिस्टम के अंदर हम टीचर्स को हायर करते हैं, हम ये पीपीएससी वाले झंझट में पढ़ते हैं, लेक्चरर्स को हायर करना है, उनकी पे देनी है, ये पूरे का पूरा सिस्टम ये स्टूडेंट की वजह से बनाया जाता है। और टीचर का आपको पता है कि टीचर क्या काम करता है, वी ऑल आर टीचर्स। तो टीचर ने क्या काम करना होता है, टीचर एक बंदा होता है जिस बंदे ने इंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिफाई करना है, स्टूडेंट्स की जो हिडन पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके मुताबिक, उसके उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे की अच्छी से अच्छी नशोनुमा हो सके। तो टीचर के बाद जो आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट, वो है करिकुलम, जिसको हम निसाब भी कहते हैं। अब ये जो आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, इसमें जो करिकुलम को आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक हिस्से को कंटेंट कह देते हैं और एक हिस्से को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज कह देते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियां या हम निसाबी सरगर्मियां, और दूसरी होती हैं एकेडमिक एक्टिविटीज। तो जो हमारा निसाब होता है, अगर हम करिकुलम की डेफिनेशन करें, करिकुलम को डिफाइन करें, तो करिकुलम एक ऐसा रास्ता होता है जिस रास्ते पे चल के हम एक जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। एक वर्ड, अरबिक वर्ड लिखा होता है, अरबिक वर्ड होता है जी मिनहाज। तो मिनहाज का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो अरबी में निसाब के लिए मिनहाज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह ये हमारे पास मिनहाज यूनिवर्सिटी है। तो उस रास्ते के लिए, उस निसाब के लिए अरबिक के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल मिनहाज का किया जाता है, और ये पीपीएससी के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो करिकुलम बेसिकली होता क्या है, करिकुलम इज अ टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are held inside or outside the school or educational institute, but under the supervision of, under the administration, under the supervision of or under the guidance of your class teacher or your school administration। कि ऐसी तमाम सरगर्मियां जो आपके स्कूल या आपके तालीमी इदारे के अंदर हो रही हैं या बाहर हो रही हैं, लेकिन उसकी निगरानी या उसको सुपरवाइज आपकी कॉलेज या आपके स्कूल की इंतजामिया कर रही है या आपका क्लास टीचर कर रहा है, वो करिकुलम के अंदर ही आएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम 5वीं 6वीं में होते थे तो हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चूंकि पढ़ते थे, तो वहां पर हमारे जो टीचर्स होते थे ना, साल में हमें एक दफा बाहर ले जाते थे स्कूल से और पूरे शहर का कचरा हमसे उठवाते थे। तो वो भी क्या था, वो भी एक करिकुलम का हिस्सा था, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे साथ लगे होते थे वो काम करने, वो हमारे अंदर सफाई की आदत डेवलप कर रहे थे। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ करिकुलम, कि वो भी एक सरगर्मियां, ऐसी सरगर्मी थी जो हम स्कूल की इंतजामिया की जेर निगरानियां उनकी सरबराही में कर रहे होते थे। आपकी जो स्पोर्ट्स होती हैं डेट आर आल्सो करिकुलम, आपकी क्विज कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या है, करिकुलम। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है करिकुलम का वो यही है कि तमाम की तमाम सरगर्मियां जो हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, निसाब साजी के अंदर आ जाती हैं। करिकुलम को हम मजीद जब इसको एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम मजीद चीजें को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी लर्निंग। अब स्टूडेंट भी है, टीचर भी मौजूद है, और वो चीजें भी मौजूद हैं जो एक टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ानी है। तो टीचर ने निसाब बच्चे को पढ़ा दिया, और फिर बच्चे ने उसको पढ़ने के बाद जो कुछ सीखा उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग। अब लर्निंग के भी एजुकेशन के अंदर बहुत सारे
तरीका कार मुतारिफ करवाए गए हैं कि भाई इस तरीके से लर्निंग करवाओ, इस तरीके से लर्निंग करवाओ, एक्टिविटी बेस्ड हो, आपकी ये डिस्कशन बेस्ड लर्निंग हो, या फलां लर्निंग हो, ब्लेंडेड लर्निंग हो, फ्लिप्ड लर्निंग हो, वर्चुअल लर्निंग हो, ये वाली लर्निंग हो। तो हमारी डिफरेंट किस्म की लर्निंग की टाइप्स हैं, इनके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं लर्निंग के। ये हम साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। लर्निंग से मुराद क्या है कि बच्चा जो कुछ सीखता है आफ्टर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, जो बच्चा कुछ सीख जाता है, उस सीखने के अमल को हम क्या कह रहे होते हैं, लर्निंग कह रहे होते हैं। एंड व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग से क्या मुराद है जी? टीचिंग से मुराद ये है कि उस्ताद जिस खास तरीकाकार से बच्चे को पढ़ा रहा होता है उसको हम तदरीस कह देते हैं, उसको हम टीचिंग कह देते हैं, और वो उस उस्ताद का टीचिंग मेथड कहलाता है। ये हमने टीचिंग मेथड्स वाला एक सब्जेक्ट भी रखा हुआ है कि टीचिंग किस किस किस्म के तरीकों से ये अमल में वकूफ पजीर लाई जा सकती है, टीचिंग किस किस तरीके से हो सकती है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी सोसाइटी। हम बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों को हम इसी वजह से पढ़ा रहे हैं ना, ताकि वो आगे जब बड़ा हो अपनी जाती जिंदगी भी अच्छे तरीके से गुजार ले। और जब अपनी जाती जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार ले, अब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि एक बंदा अपनी तमाम की तमाम जरूरियात खुद पूरी कर सके। मैंने अपना ड्रेस लेना है तो वो मैंने किसी गारमेंट शॉप से जाना है, या मैंने अपने कपड़े सिलाई करवाने हैं तो वो मैंने दर्जी के पास जाना है, मैंने जूता लेने कहीं और जाना है, मैंने आटा लेने कहीं और जाना है। मेरी हर जरूरत किसी न किसी बंदे पे डिपेंडेंट है। तो इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम तमाम के तमाम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए एक बच्चा, अब फिर क्या होता है जी, सोसाइटी में बच्चों को एजुकेट किया जाता है। अब कुछ बच्चों को इंजीनियर बनाया जाता है, कुछ को डॉक्टर्स बनाया जाता है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हम तैयार करते हैं कि जो पूरी सोसाइटी को मेडिकल फैसिलिटीज दे देते हैं। कुछ बच्चे हम ऐसे तैयार करते हैं जो पूरी सोसाइटी के बच्चों को, उनकी नस्ल को पढ़ाते हैं। कुछ हम बच्चे ऐसे तैयार करते हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए जो खुराक है उसका बंदोबस्त करते हैं। इसी तरह तमाम चीज़ों का, तमाम नीड्स का बंदोबस्त किया जाता है। तो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी वजह से एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के अंदर सोसाइटी को एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पे शामिल किया जाता है कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं। भाई आपने बच्चे को निसाब ही वो पढ़ाना है जो सोशल नीड्स को पूरा कर रहा होता है। आप उस निसाब का फायदा ही कोई नहीं होगा जो आपकी सोशल नीड्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, आपकी सोशल नीड्स के साथ मुताबिकत नहीं रखता। और पाकिस्तान में ये गुर्बत और अफलास की एक वजह ये भी है, हमारा जो एरिया है, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम पत्तों की, तो यहाँ पर हमारे पास नर्सरी बहुत ज्यादा है, मेरा और नर्सरी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, ये हॉर्टिकल्चर सिखाना चाहिए, बच्चों को फ्लोरिस्ट बनाना चाहिए, नर्सरी की चीजें सिखानी चाहिए। इसी तरह जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है वहाँ पर बच्चों को ज़राअत के जदीद तरीके पढ़ाने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए भाई, ताकि बच्चे अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अपने सराउंडिंग्स के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, और उनको कमाने के लिए यहाँ पत्तों की से या उकाड़ा से लाहौर ना जाना पड़े, उनको फैसलाबाद, कराची या किसी बाहर वाले मुल्क में ना जाना पड़े, बल्कि वो अपने ही जो रिसोर्सेज हैं, अगर अच्छी एग्रीकल्चर की एजुकेशन हम बच्चों को उनके डोर स्टेप पे दे एक एग्रीगेरियन सोसाइटी के अंदर, तो बच्चे जदीद तरीके सीखें, तो वो अपनी जमीनों पे जाके काश्त करें ना, अपनी जमीनों को ठेके पे ना दें, जदीद तरीकों से ज्यादा फसलें वहां पे उगाएं, ज्यादा पैदावार लें। इसी तरह यहाँ के पत्तों की इलाके के बैम्बूज बड़े मशहूर हैं। हमने सिर्फ एक ही चीज देखी है जब से बचपन से पैदा हुए हैं, एक ही चीज हम लोग देख रहे हैं कि बांसों को भट्टी में डालते हैं, सीधा करते हैं, उनकी पकाई करते हैं, और वो ट्रक पे लाद के कहीं पे और भेज दिए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जस्ट एक भट्टियां लगी हुई हैं, कुछ चंद एक भट्टियां लगी हुई हैं, वो ये काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बैम्बूज पत्तों की भी होते हैं। तो उन बैम्बूज का भाई यहाँ के लोगों को बताओ ना कि क्या क्या काम कर सकते हैं हम, उनको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम जो प्लांटेशन यहाँ पे करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सोशल नीड्स को देखते हुए हमारी निसाब साजी की जाती है। तो ये एलिमेंट ऑफ एजुकेशन थे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है जी, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। अब
पहले हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन थे, अब एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस हैं। अब एजुकेशनल प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास जी 4 एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें आ जाता है, करिकुलम आ जाता है, पेडागोजी आ जाता है और एवेल्युएशन आ जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है कि जब भी हम एजुकेशनल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, तालीम के मकासद का तयन करते हैं कि हम बच्चों को भाई पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, बच्चों को कौन कौन सी चीजें पढ़ाएंगे, एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑल आर डिफरेंट टर्म्स। तो एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम तय कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उन मकासद को मद्देनजर रखते हुए उन मकासद को पूरा करने के लिए जो रेलेवेंट मटेरियल होता है उस रेलेवेंट मटेरियल के मुताबिक हम निसाब साजी करते हैं। अपने करिकुलम के अंदर हम एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, ऐसा मटेरियल करिकुलम के अंदर डालेंगे जो रेलेवेंट होगा हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फिर हम तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, पैडागोजी को यूज करेंगे। पैडागोजी बेसिकली ये टीचिंग मेथड होता है। तो टीचिंग मेथड को आगे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, पैडागोजी और एंड्रोगोजी। पैडागोजी से मुराद होता है टू टीच चिल्ड्रन और एंड्रोगोजी से मुराद होता है टू टीच एडल्ट, यानी कि वो पेडिया और एंड्रा मीन एडल्ट और पेडिया मीन बच्ची, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का जो इल्म है उसको हम पैडागोजी कहते हैं और जो एंड्रोगोजी है वो बड़ों को पढ़ाने का इल्म होता है। तो पैडागोजी क्या होनी चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए, उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आपने निसाब साजी कर ली। अब उस निसाब साजी के लिए बेहतरीन तरीका तदरीस आपने सेलेक्ट करना है, तो उसको हम पैडागोजी कहेंगे। यानी कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप फिजिक्स लैब में 10th क्लास की फिजिक्स लैब में खड़े हुए एक प्रैक्टिकल करना है, आप जब तक उस प्रैक्टिकल को होते हुए देखेंगे नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो टीचिंग मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मुजाहराती तरीका तदरीस। मैट्रिक के अंदर जो हमारे टीचर्स हम टेबल पे खुद परफॉर्म करते थे, हम इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे होते थे, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मुजाहराती तरीका तदरीस। तो जब तक हम उस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, फिजिक्स नहीं करवाएंगे, सिंपल हम बच्चों को बताए जाएंगे जी ये वर्नियर कैलिपर है, इसको आगे करें, इसकी रीडिंग ये हो जाती है, हम लेक्चर के जरिए कभी बच्चों को नहीं बता सकते ना जब तक हम वर्नियर कैलिपर बच्चों को दिखाएंगे नहीं। जब तक हम डिफरेंट इसी तरह और ऑपरेटर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो बच्चों को दिखाएंगे नहीं, उनके सामने परफॉर्म नहीं करेंगे तो बच्चों को वो इस्तेमाल करने ही नहीं आएंगे। जैसे मर्जी हम बच्चों, एक बंदे को हम बताते जाएं जी ये गाड़ी होती है, गाड़ी का एक ब्रेक होती है, क्लच होता है, एक एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर को दबाने से गाड़ी दौड़ती है, ब्रेक को दबाने से रुक जाती है, जब तक भाई वो खुद नहीं करेगा तो उसको कैसे आएगा। तो यहाँ पर जरूरत इस बात की होती है कि जो कंटेंट आपने पढ़ाना है, जो निसाब पढ़ाना है, उसके लिए बेहतरीन तरीका तदरीस सेलेक्ट करना ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। इनके एम्स एंड गोल्स को मद्देनजर रखते हुए निसाब बनाया जाता है और निसाब को, यानी निसाब के लिए हर किताब का निसाब अलग होता है और उस अलग निसाब के लिए अलग तरीका तदरीस इस्तेमाल होता है। तो जब हमने वो अलग तरीका तदरीस भी इस्तेमाल कर लिया जो उस करिकुलम के साथ रेलेवेंट हो, जिस तरीका तदरीस से उस करिकुलम की मैक्सिमम अचीवमेंट्स हो सकें, तो उसके बाद एवेल्युएशन आती है। तो एवेल्युएशन में हम क्या काम करते हैं, एवेल्युएशन में हमने चेक करना है कि जो हमारा एजुकेशनल प्रोसेस है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। एवेल्युएशन में सिर्फ हम बच्चों की कारकर्दगी का जायजा नहीं ले रहे होते, बल्कि एवेल्युएशन के अंदर हमने ये भी देखना होता है कि जो हमने स्टार्ट में एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे, क्या वो वाकया ही पूरे हुए हैं, वो एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं। अगर अचीव नहीं किए तो किस वजह से नहीं किए, क्या हमारे निसाब गलत है, क्या हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी गलत है, हमको गलत तरीका तदरीस इस निसाब को पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर हमारा निसाब ही हमारे गोल्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, मैच नहीं करता, रेलिवेंट नहीं है, या फिर हमने मकासद ही गलत तय कर ली है। ये तो नहीं हमने किया कि दूसरी क्लास के बच्चे को ही हमने अलजबरा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये मकसद तो गलत हो गया ना, हमने दूसरी क्लास के ऑब्जेक्टिव्स में डाल दिया जी बच्चों को हम अलजबरा के थ्योरम्स पढ़ाएंगे, तो वो बच्चे की ज़हनी इस्तेदाद ही नहीं है, वो बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ही नहीं है, मेंटल एबिलिटीज नहीं है कि वो अलजबरा जैसे जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सके।
तो क्या हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने सही बनाए हैं, हमें ये एवेल्युएशन बताती है। क्या हमारा जो निसाब है वो इन अकॉर्डेंस विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी हमें एवेल्युएशन बताती है। हमें टीचर का तरीका तदरीस सही था या गलत था, ये भी हमें एवेल्युएशन से पता चलता है। और अल्टीमेटली हमें एवेल्युएशन से ये भी पता चल रहा होता है कि जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन्होंने चीजों को सीखा है या नहीं सीखा। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, और इफ यू वांट टू शेयर योर वर्ड्स यू मे शेयर प्लीज। ओके, आई थिंक सर गुड, देयर इज नो क्वेश्चन। हम लोग आगे चलते हैं मोड्स ऑफ एजुकेशन की तरफ। जो तालीम के जो तरीकाकार हैं वो क्या हैं, मोड्स ऑफ एजुकेशन के जराए कौन से हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं तालीम के असालीब कौन से हैं। तो तालीम के असालीब को हम मोड्स ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं और इनको हम स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अब ये जो स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन है या मोड्स ऑफ एजुकेशन है, ये हमारे पास 3 होते हैं, बल्कि अब तो 4 हो गए हैं। तो इसमें आ जाता है कि हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन है, हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है, हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन, इरफान भाई, अच्छा यहाँ पे एक जगह पे मैंने स्पेकुलेटिव का पढ़ा था, तो वो उसे हम किस पर्सपेक्टिव में लेके चलेंगे, वो मॉड्स में नहीं आएगा? ओके, वो एजुकेशन का स्टाइल नहीं है, वो फिलॉसफी का स्टाइल है। फिलॉसफी के भी तरीकाकार, उसको उर्दू में कहते हैं फिलॉसफी के जी जी जी, फलसफे के ठीक है ठीक है तरीकाकार। ठीक है, ठीक है। वो जी 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 जी, पर्सपेक्टिव है, याद आ गया, ठीक है। स्पेकुलेटिव है, पर्सपेक्टिव है, या एनालिटिक है। वो 3 स्टाइल, वो भी जी 3 जी, स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल। फिलॉसफी के हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ओके जी, हमारे पास ये इनफॉर्मल, यहाँ पे इकरा रफीक का एक क्वेश्चन है। सेशन हमारा 9 बजे स्टार्ट हुआ करेगा और ऑनवर्ड ये तकरीबन को घंटे या 1.5 घंटे का, होपफुली ये 1.5 घंटे का सेशन हुआ करेगा हमारा तकरीबन 9 से ऑनवर्ड। तो मोड्स ऑफ एजुकेशन में इनफॉर्मल है, मोड्स ऑफ एजुकेशन को याद रखिएगा, हम स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। उर्दू में हम इनको तालीम के असालीब भी कहते हैं या तालीम के जराए भी कहते हैं। जो सबसे पहला तरीकाकार है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन को हम गैर रस्मी तालीम कहते हैं। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन आ जाता है, फॉर्मल एजुकेशन को हम रस्मी तालीम कहते हैं। और जो तीसरा तरीका है हमारे पास, ये तीसरा स्टाइल है या मॉड है, उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, नीम रस्मी तालीम कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन से। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? ऐसी तालीम जो हम अपने घरों से, मोहल्ले से, अपने दोस्तों से, अपने टीवी से, बाजार आते जाते वक्त जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बहन भाइयों से जो चीजें हम सीखते हैं, वो सारी की सारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती हैं। तो अगर इनफॉर्मल एजुकेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये होंगी कि इनफॉर्मल एजुकेशन में किसी किस्म के तालीमी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी तालीमी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी किस्म की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें किसी किस्म की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी टीचर के मत्थे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी टीचर से के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमारी वैल्यूएशन नहीं होती, हमारे इम्तिहानात नहीं होते, और ना ही हमें एंड पे सनद जारी की जाती है, डिग्री मिलती है, और ना ही इसके लिए कोई टाइम स्पैन मुकर्रर होता है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये
पैदा होने से शुरू होती है और मरने तक इनफॉर्मल एजुकेशन चलती रहती है। ये एक मुसलसल अमल है, ये रुकती नहीं है। तो जो यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई इम्तिहान नहीं होता, कोई किताबें नहीं होती, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई स्कूल में नहीं जाना पड़ता, कोई टीचर नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो हम अपने गली मोहल्ले में चीजें सीखते हैं वो सारी की सारी किस में आ जाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती हैं, रस्मी तालीम में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन, रस्मी तालीम। अब ये रस्मी तालीम क्या है, इनफॉर्मल गैर रस्मी तालीम है, और फॉर्मल एजुकेशन हमारे पास क्या है जी, रस्मी तालीम। ऐसी तालीम जो हम बाकायदा किसी तालीमी इदारे में जाकर हासिल करते हैं, उस तालीम को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब जब हम किसी इदारे में जाएंगे तो हमें टाइम का पाबंद होना पड़ेगा, टाइमिंग होती है इस एजुकेशन की। उसके बाद जब हमें टाइम का पाबंद होना पड़ेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, हम कुछ किताबें पढ़ेंगे, सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, निसाब इसमें होगा, हम उन किताबों को पढ़ेंगे, हमें टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इस डिग्री का दुरानिया होगा, यानी कि 2 साल के लिए या साल बाद आपकी एवेल्युएशन होगी, या 2 साल की डिग्री है, और उस डिग्री के बाद पेपर होंगे, आपकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात में अगर आप पास होते हैं तो आपको डिग्री जारी की जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल एजुकेशन की। अब आ जाते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों के दरमियान में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम नीम रस्मी तालीम भी कहते हैं, इसको सेमी फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, और आजकल इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ही कह रहे हैं। जिनके नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, इसका आजकल जो नाम चल रहे हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन चल रहे हैं, या सेमी फॉर्मल एजुकेशन इसको कहते हैं हम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को। तो इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कुछ खसूसियात रस्मी तालीम की होती हैं और कुछ खसूसियत गैर रस्मी तालीम में होती हैं। इनके नॉन फॉर्मल एजुकेशन की मिसाल क्या ले लें आप, इसकी मिसाल है जी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आप को तालीम हासिल करने के लिए किसी बाकायदा तालीमी इदारे में नहीं जाना पड़ता, जबकि फॉर्मल एजुकेशन में आपको जाना पड़ता था और इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको नहीं जाना पड़ता था। यानी कि नॉन फॉर्मल की ये वाली खसूसियत किसके साथ मिलती है, इनफॉर्मल एजुकेशन के साथ मिलती है। आपको बाकायदा किसी तालीमी इदारे में नहीं जाना पड़ता, आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता, आप टाइम बाउंड नहीं है, आप सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, सुबह 2 बजे पढ़ें, सुबह 10 बजे पढ़ें, या सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ें, आप टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, निसाब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी किसकी खसूसियत है, ये फॉर्मल एजुकेशन की है। एट द एंड इम्तिहानात भी होंगे, और उस इम्तिहान के बाद आपको डिग्री भी जारी की जाएगी, और उस डिग्री का एक दौरानिया भी होगा कि ये 2 साल की डिग्री है, या 3 साल की है, ये 4 साल की डिग्री है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसके साथ अब जब से पैंडेमिक आया, ये पैंडेमिक जब से आया है कोविड-19 के बाद, तो बहुत ज्यादा आम हो गया, एक नया स्टाइल आया है। उससे पहले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटीज इस पे काम कर रही थी, दैट इज वर्चुअल एजुकेशन। जो चौथा मोड ऑफ एजुकेशन के अंदर जो नई चीज ऐड हुई है वो वर्चुअल एजुकेशन ऐड हुई है। तो वर्चुअल एजुकेशन से मुराद क्या है, जब भी हम टेक्नोलॉजिकल मशीन्स को, जब भी हम टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल एजुकेशन कहेंगे। हमारा ये जो सेशन चल रहा है ये कौन सा मोड ऑफ एजुकेशन है, ये वर्चुअल एजुकेशन का ही ये मोड ऑफ एजुकेशन कौन सा है, ये वर्चुअल एजुकेशन है। कि जब भी हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड वर्चुअल एजुकेशन। तो इसमें भी किताबें होती हैं, सिलेबस होता है, इम्तिहानात आपको देने पड़ते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हमारे पास 2 किस्म की एग्जाम है। अच्छा, हम अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन, हम इन दोनों को मिक्सअप कर जाते हैं। हम मोड्स ऑफ एजुकेशन या टाइप्स ऑफ एजुकेशन जब आता है ना, टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हम ये तीनों लिख देते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो टाइप्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। तालीम की जो एग्जाम है
یا تو آپ عام تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جنرل ایجوکیشن یا پروفیشنل ایجوکیشن. جو جنرل ایجوکیشن ہے, جو عام اسکول کالجز یا یونیورسٹیز ہیں, یہ ہمیں کیا کرتے ہیں, یہ ہمیں عام تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے, جو ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں, اب تو ہر یونیورسٹی کے اندر پروفیشنل ایجوکیشن کے بھی ڈپارٹمنٹ قائم کر دیے گئے, جس طرح لا ڈپارٹمنٹ ہے, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, کیمیکل انجینئرنگ ہے. اسی طرح کی مختلف جو ہمارے پاس جو جس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے بعد بندے کے پاس اسکلز آ جاتی ہیں, اور ان اسکلس کو آگے یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ اپنے کریئر کو انیشیٹ کر لیتا ہے جب کوئی بھی بندہ, تو اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل ایجوکیشن. جس طرح ٹیچر ایجوکیشن ہے, آپ سب لوگوں نے ایم ایجوکیشن یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے, تو یہ بھی پروفیشنل ایجوکیشن ہے کہ ہم نے ایک ٹیچنگ پروفیشن کے لیے ریکوائرڈ ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو یہ دو قسمیں ہیں, ایک جنرل ایجوکیشن اور ایک پروفیشنل ایجوکیشن. جی ڈیئر پارٹیسپینٹس, دس از آل فرام مائی سائڈ. آج کا سیشن ہمارا یہاں تک تھا. اب آپ کے جو کوشچنس ہیں یا آپ کی جو سجیشنس ہیں, آئی آلویز ویلکم یور سجیشنس, آئی آلویز ویلکم یور کوشچنس. جی آپ کے کچھ سوالات ہیں یا آپ کی جو سجیشنس ہیں, یو میں شیئر پلیز. جی عرفان بھائی تھینک یو سو مچ. سیشن بہت اچھا تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے جیسا کلاس پہ کہا کہ موڈس آف ایجوکیشن اور ٹائپس آف ایجوکیشن, تو یقین مانے میں ہمیشہ واقعی اس کو ٹائپس آف ایجوکیشن ہی لکھتی تھی. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں. بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلائڈس بھی شیئر کر دیجیے گا, تاکہ ہم لیکچر کو دوبارہ سن کے اپنی سلائڈ